कल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस डिस्कस करने के बाद आज हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि इसमें आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स को चेंज करके हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे कि नाम से जाहिर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स व्हिच आर प्लेस्ड फेस टू फेस। ऐसे जैसे मेरे दोनों हाथों को देख लो, ये दोनों मेरे हाथ दोनों पैरेलल, तो अगर ये दोनों मेरे हाथ मेटल शीट्स कंसीडर कर लो, मेटल प्लेट्स कंसीडर कर लो, तो बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होती है। ये दो मेटल प्लेट्स पर कंसिस्ट है जो कि एक दूसरे के फेस टू फेस रख दी गई। ठीक है, जहां तक इन दो प्लेट्स का ताल्लुक है, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी। तो यहां मेंशन करते चले कि डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जहां तक प्लेट्स की बात है, तो अगर मेरे हाथ को देखो तो ये इसमें इसकी ये लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। थिकनेस इसकी प्लेट की बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इस प्लेट को टू डायमेंशनल प्लेट मानते हैं जिसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है। यानी कि अगर मैं इसके एरिया की बात लिखूं तो इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया कितना है, ए। तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं कि बेसिकली जो ए है वो है एरिया ऑफ द प्लेट्स। अभी दोनों बातें भूल नहीं कि डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब एरिया ऑफ द प्लेट को दोबारा मैं अगर रिपीट कर दूं तो देखो, जैसे ये प्लेट है ना, ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ। ठीक है, ओके। इस वक्त दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, देयर इज नो मीडियम। अब आइए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, सिंपली कैपेसिटेंस के जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो था Q अपॉन V। इफ यू रिमेंबर, C कैपेसिटेंस, Q चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस। इसको फिलहाल यहां नाम इक्वेशन 1 देके रोक दे। ठीक है, या रोक दिया। आइए पहले हम चार्ज के लिए सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलवाता चलूं, एक चीज हमने पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि देखो ना, इस तरह से होगा ना, अगर ये कैपेसिटर, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, है ना। तो इस प्लेट पर जो चार्ज आया होगा वो ओवर द लेंथ भी आया, ओवर द विड्थ भी आया। अगर लेंथ में भी तो चार्ज है, विड्थ में भी चार्ज है, इसका मतलब हमने जो इस प्लेट को चार्ज किया है, जो चार्ज हमने इसको दिया है वो ओवर द एरिया दिया है, इसलिए मैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रहा हूं व्हिच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया को इनटू में लाएं, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। बस रोक दे, चार्ज की जगह क्यू की जगह मैं सिग्मा ए पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, लेकिन अभी नहीं है, रुक जाए, छोड़ दे, बस क्यू की वैल्यू आ गई। अब रोक दे, अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। आइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates is
एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू V अपॉन D। अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। वहां हमने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। इफ यू रिमेंबर, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, S इज द डिस्टेंस। तो बस अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V नहीं लिखा, सिर्फ V लिख दिया। ये V पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है ना। डिस्टेंस को मैंने डेल्टा S नहीं लिखा, D लिख दिया। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कोई लास्ट में थोड़ी कि मैं डिस्टेंस को डेल्टा S ही लिखूं, डेल्टा S लिखना है डेल्टा S लिख दो। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये फॉर्मूला यही है जो हमने पिछले लेक्चर में पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से पढ़ा था। अच्छा, तो मैं भी रिपीट करूं, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैंने सिर्फ V लिख दिया, और डेल्टा S डिस्टेंस है, मैंने D लिख दिया। अच्छा, अगर मैं D को इनटू में लाऊं तो E D इज इक्वल टू V। कोई कंफ्यूजन? भाई D डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई में आ गया। गौर करें, ये दो प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस पढ़ाई थी। पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर, दूसरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और तीसरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। आप बताएं तीनों में से कौन सी एप्लीकेशन यहां फिट हो रही? थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। और थर्ड एप्लीकेशन में, जरा पुरानी वीडियो मैंने देख लीजिएगा, गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन वाली। तो थर्ड एप्लीकेशन में जो हमने गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में जो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी थी, वो क्या लिखी थी? मैं लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged plates is E is equal to sigma upon epsilon naught। ये लिखिए, और अगर किसी को याद नहीं है तो गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन मैंने पढ़ाई थी वो वीडियो दोबारा देख लेना। ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अब V की जगह यहां V इज इक्वल टू ED जो है ना, E की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, चलिए अब देखें जरा, यहां पुट करते हैं V इज इक्वल टू ED। बेटा E किसके इक्वल? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एज इट इज D। तो V किसके इक्वल आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, और चार्ज किसके इक्वल है? सिग्मा है। अब चार्ज की ये वैल्यू और पोटेंशियल की ये वैल्यू आप खुद समझ जाएंगे। दोनों इक्वेशन दोनों को मैं कहां पुट करने लगूंगा? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आइए पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ऐसे ही ये थी ना इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में Q की जगह ये और V की जगह ये पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो भाई C इज इक्वल टू Q, बेटा देखें Q किसके इक्वल है? सिग्मा A अपॉन V किसके इक्वल है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये D। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इसको रिवर्स कर ले, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि मैंने कोई मीडियम यूज नहीं किया, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है,
अब देखें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, जरा गौर से देख लें। दिस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, कि भाई जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी, जितना एरिया उनका ज्यादा होगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा। और सही बात है, जैसे एक रूम है, अगर वो रूम छोटा है, उसका एरिया कम है, तो वहां जो नंबर ऑफ पीपल आएंगे, जो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो कम होंगे। अगर वो रूम बड़ा हो, उस रूम का एरिया ज्यादा हो, तो वहां जो सिटिंग पीपल होंगे, जो बैठने वालों की तादाद होगी, वो ज्यादा होगी। तो बिल्कुल ऐसे प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स होंगी, इनका एरिया ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि दिस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दूसरा फैक्टर, अब ये C कैपेसिटेंस का रिलेशन D के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बन रहा है, मतलब दिस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझें कि भाई प्लेट्स का एरिया अगर ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, ये समझ में भी आती है बात, यार बड़ी प्लेट्स होगी, चार्ज स्टोर ज्यादा होगा। ये थोड़ा टेक्निकली समझने वाली बात है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। भाई देखो, ये डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान, एडी। अगर मैं दोनों प्लेट्स को करीब ले आऊं, मतलब डिस्टेंस को कम कर दूं, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और अगर इन दोनों प्लेट्स को दूर कर दूं, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। अजीब सी बात नहीं होगी भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? आओ उसको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बेटा, इसका समझाने के लिए मैं आसान बात एक काम करता हूं, सुना जरा। ये दो प्लेट्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। कैपेसिटर चार्ज है ना, ये आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया ना, ठीक है। एक काम करो, यहां एक वोल्ट मीटर लगा दो। क्या लगा दो यहां? वोल्ट मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे वोल्ट मीटर क्या होता है? ये जो हमारे मेन स्विच होते हैं ना घरों में, मेन स्विच जो होते हैं, मेन सर्किट जो होता है, उसमें आपने देखोगे एक छोटा सा मीटर लगा होता है और उस पर लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट। कभी कम हो जाता है 210 वोल्ट, कभी ज्यादा हो जाता है तो 230 225 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर होता है, जो आपके घर में आने वाला वोल्टेज आपको बता रहा होता है। ये है वोल्ट मीटर, ठीक है, जिससे आप वोल्टेज मेजर करते हो। तो ये वोल्ट मीटर मैंने यहां लगा दिया, यानी सुनने की बातें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वोल्ट मीटर यहां लगा दिया। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है D। अभी डिस्टेंस ये रहा। लेट्स सपोज कि वोल्ट मीटर ने मुझे रीडिंग बताई 1.5 मिली वोल्ट। 1.5, चलो मिली वोल्ट यार आप परेशान हो गए, बस ठीक है, सीधा सीधा ले देता हूं। फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट, बस यूं समझो। वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बता रहा है? 1.5 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, वही वोल्ट मीटर लगे रहने दिया, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ दोनों प्लेट्स को करीब ला, सिर्फ दोनों प्लेट्स को करीब ला रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा मैं। वही वोल्ट मीटर लगा हुआ है, दोनों प्लेट्स को करीब किया ना, तो देखा कि वोल्ट मीटर में जो रीडिंग पहले 1.5 थी, अब वो दिखा रहा है 1 वोल्ट। सिर्फ क्या करने से? प्लेट्स को करीब करने से। यानी कि प्लेट्स को करीब करोगे तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कम हो जाएगा। और कम क्यों है? देखो सुन लो, ये बात भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यार ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई ये जहन में बिठा लो, जहन में बिठा लो कि जब अपोजिट चार्जेस करीब आते हैं ना, अपोजिट चार्जेस करीब आते हैं, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है ना, वो कम हो जाती है। Whenever opposite charges come close, the potential difference between them decreases. ठीक है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। भाई दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो करीब आएंगे, और जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, इनके दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक, अब बताओ ये दोनों कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव, लाइक। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे को हटाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको जबरदस्ती पकड़कर और करीब लाने की कोशिश करूं, दोनों रिपेल कर रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रहे हैं ना, मैं जबरदस्ती पकड़कर इनको करीब ला रहा हूं। बताओ मैं ये जबरदस्ती वर्क कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं?
और जबरदस्ती यानी कि फील्ड के अगेंस्ट काम करना, और फील्ड के अगेंस्ट काम करने के से मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल बढ़ता है। तो जब भी ऑपोजिट चार्जेस करीब आएंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस करीब आते नहीं है, करीब लाए जाते हैं, आपको लाना पड़ेगा उनको करीब। तो जब आप ऑपोजिट चार्जेस को करीब लाओगे, नहीं ऑपोजिट नहीं, सॉरी, लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस, तो लाइक चार्जेस सेम चार्जेस करीब आते नहीं है, करीब लाए जाते हैं। तो जब लाइक चार्जेस को आप करीब लाओगे, ठीक है, तो आप वर्क करोगे, एनर्जी ट्रांसफर करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो तो खुद करीब आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसलिए उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये जहन में रखना है पॉइंट कि भाई यहां मैं मेंशन कर देता हूं, व्हेन लाइक चार्जेस come close, then potential difference increases, or when unlike charges come close, then potential difference डिक्रीजेस। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। तो भाई अब मैंने ये जो दो प्लेट्स हैं, अब बताओ ये दोनों प्लेट्स लाइक चार्ज प्लेट्स हैं या अनलाइक चार्ज प्लेट्स हैं? अनलाइक है ना, तो जब अनलाइक प्लेट्स को मैं करीब लाऊंगा, तो करीब लाने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। और अब सुनो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो C कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के दरमियान कम होगा, उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो D लिखा हुआ है ना, तो D कम होने से, मैं पॉइंट लिख देता हूं, एज D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, देन पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीजेस। सही है? एंड वी नो C is equal to Q upon V. So as V decreases, capacitance increases. सही है बेटा? तो ये दो फैक्टर होगा जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, या तो आप प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें या दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दें, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। एक तीसरा तरीका भी है कैपेसिटेंस को बढ़ाने का, आइए वो डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अभी आपने लिखा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना? ध्यान रखें, एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि आपने दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज नहीं किया। तो अभी क्या बताया, कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो प्लेट्स का एरिया बढ़ा दो और डिस्टेंस को कम कर दो। ऐसे भाई देखो मेरी बात अब याद, हम प्लेट्स का एरिया एक हद तक बढ़ा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स थोड़ी यूज करेंगे यार। कैपेसिटर का साइज इतना छोटा सा होता है कैपेसिटर, मुझे अपने मोबाइल में लगाना है, मुझे अपने लैपटॉप में लगाना है, तो कैपेसिटर का साइज भी तो देख रहे हैं ना, कोई इतना बड़ा कैपेसिटर बना लो, ये इस मार्केट जितना कैपेसिटर बना लो और ये मैं अपने मोबाइल में लगाना है मुझे, एक नॉनसेंस बात होगी ना। तो मैं प्लेट्स का एरिया बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, वरना कैपेसिटर का साइज बढ़ जाएगा, कैपेसिटर बल्कि हो जाएगा। अच्छा, तो फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दो। हाँ चलो भाई डिस्टेंस कम कर दो दोनों प्लेट्स के दरमियान, लेकिन डिस्टेंस भी एक हद तक ही कम करोगे ना, बिल्कुल उनको मिला तो नहीं दोगे, यानी कि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, वो है यूज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर। तो ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज था,
नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। ऐसे ही अभी तक मैंने दोनों प्लेट्स के लिए मैं कोई मीडियम यूज नहीं किया था, वैक्यूम थी। अब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूं, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज कर दिया, सही, ये डाइलेक्ट्रिक। यहां डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, ठीक है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। भाई कोई इंसुलेटर है, अच्छा ये इंसुलेटर कोई पेपर हो सकता है, शीशा गिलास हो सकता है, या कोई और मीडियम, कोई भी इंसुलेटर वो यूज कर लिया। ऑब्वियसली दिस इंसुलेटर इज मेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस इंसुलेटर में एटम्स तो होंगे ना, मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, ठीक है। एटम्स या मॉलिक्यूल में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक शेल्स में है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात बता दो, इस इंसुलेटर के जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, इस इंसुलेटर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कौन सी प्लेट की तरफ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या, जो एटम है, मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, ये एक एटम है, ये एक एटम, सही, एटम या मॉलिक्यूल। अब इस एटम के या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहां गए। और दूसरी तरफ क्या रहेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन। यानी कि एक तरफ प्रोटॉन हो गए और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह ये दूसरा एटम है, ये एटम है, देखो ये एटम, इसके इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से रिपेल होंगे, यहां जाएंगे, और यहां कौन होंगे, प्रोटॉन्स। अब इस तरह तमाम एटम्स में होना शुरू हो जाएगा। तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ, और जैसे यहां नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये प्रोटॉन्स। सही है बेटा। अब मैं कहूंगा एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में डायपोल बन गए। क्या बन गए, डायपोल। बेटे डाई मींस टू, पोल यहां मींस चार्जेस, कि जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग हो गए। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब इस इंसुलेटर में, इस डाइलेक्ट्रिक में अंदर क्या हो गई, पोलराइजेशन। पहले भी बता चुका इसको, ये पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। तो वजह से सुनना बेटा। अच्छा, अब पोलराइजेशन हो गई इस इंसुलेटर में, पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, सुनने की बात है। पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, देखो भाई, ये कौन सी प्लेट है कैपेसिटर की, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बताओ इसके करीब कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये कैपेसिटर की कौन सी प्लेट है, नेगेटिव, इसके करीब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट के करीब नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव प्लेट के करीब पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने कहा ऑपोजिट चार्जेस जब भी करीब आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को क्या पढ़ा है, Q अपॉन V। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि अब ये कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसमें चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब भी दो प्लेट्स के दरमियान आप कोई इंसुलेटर यूज कर लोगे तो अंदर क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक occurs, पोलराइजेशन अगर हो गई, due to which potential difference between the plates डिक्रीज हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इक्वेशन क्या बता रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, एंड हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सही बेटा। अच्छा, अब अगर इसमें फॉर्मूले में लिखूं तो अभी मैंने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला लिखा था, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। लेकिन अब तो हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर चुके हैं ना, तो अब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी फ्रॉम C टू C डैश। एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और टर्म आएगी एप्सिलॉन R,
और A अपॉन D। शायद आपको एप्सिलॉन आर याद हो, मैं पहले से क्वेश्चन को अरेंज कर दूं। एप्सिलॉन आर को शुरू में निकाल दो, बाकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। गौर करो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके इक्वल आ रहा है? C के। इस पूरे की जगह C कर दो, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर C। नाउ लिसन भाई, C क्या है? ये कैपेसिटेंस है। अच्छा भाई, कब है ये कैपेसिटेंस? कब थी ये कैपेसिटेंस? ये कैपेसिटेंस है व्हेन देयर वाज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, है ना? ये कैपेसिटेंस जब है तो दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम थी। अच्छा भाई, ये C डैश क्या है? भाई ये भी कैपेसिटेंस है, लेकिन ये कैपेसिटेंस कौन सी कैपेसिटेंस है? कैपेसिटेंस व्हेन, ये कैपेसिटेंस है कब? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। और जहां तक एप्सिलॉन आर की बात है, इसको तो मैं आपको बता चुका हूं, यह है रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और कूलम लॉ में जाके देख लेना, मैंने आपको पढ़ाया था कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल, मीडियम टू मीडियम वेरी होती है। सही है बेटा? अच्छा, अगर मैं C मल्टीप्लाई कर रहा, यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, तो इक्वेशन बनेगी C डैश अपॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। C डैश अपॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मेहरान में, म्यूट में, मेहरान यूनिवर्सिटी में एक दफा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सुन लें आप लोग भी। वो कह रहा था कि भाई दो प्लेट्स हैं कैपेसिटी की, उनके दरमियान एयर है। अच्छा, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर हो ना, तो उसको हम वैक्यूम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको बताया था एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए 1.005 होती है, अगर याद हो। फॉर एयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.005 which is approximately equal to 1। ये तो 1 के इक्वल है ना, तो अगर मैं एप्सिलॉन आर को 1 रखूं तो C डैश इज इक्वल टू C, मतलब कैपेसिटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर हो ना, तो आप उसको वैक्यूम कैपेसिटी मानना। सही है? तो म्यूट में उसने सवाल में कहा था कि एक एयर फील्ड कैपेसिटर है, एयर फील्ड कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है, उसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। उसकी कैपेसिटेंस बताई हुई थी 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, अब आपने इस 5 माइक्रोफैराड को किससे रिप्रेजेंट करना था? C से, C डैश से, क्योंकि मैंने कहा ना एयर अगर होगी तो उसको आप वैक्यूम फील्ड कैपेसिटी मानो। अच्छा, फिर उसने कहा इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर इंसुलेटर, मतलब एयर निकालो, दोनों प्लेट्स से मैंने एयर हटा के हमने कोई और इंसुलेटर डाल दिया, हो सकता है पेपर हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो अब कैपेसिटेंस हो गई 10 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस बता दी। अच्छा, इस कैपेसिटेंस को आप किससे शो करोगे? C डैश से, ऐसे ही ना? तो फिर उसने पूछा था व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट इंसुलेटर। तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू बता दो यार। तो भाई फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C डैश अपॉन C। भाई C डैश कितना है बेटे? 10 माइक्रोफैराड। C कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो एप्सिलॉन आर कितना आ गया? 2। दैट वाज द आंसर। सिंपल। सही बेटे? इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, सेशन में भी पूछ सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो गया, इसको बुक से जरूर रीड कर लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा अगला, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 2-3 टॉपिक रहेगा, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है और एक एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर, उसके बाद एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस